रिलायबिलिटी का वो 5 पॉइंट लिखा हुआ था, 4 पॉइंट। हाँ, क्या क्या है वो 4 पॉइंट? फेथफुल रिप्रेजेंटेशन करो, रिलायबिलिटी आ जाएगा। अनबायस्ड रहो, रिलायबिलिटी आ जाएगी। न्यूट्रल रहो, रिलायबिलिटी आ जाएगी। कंप्लीट सेंटेंस कंप्लीट करो, इंफॉर्मेशन कंप्लीटली दो, रिलायबिलिटी आ जाएगी। और फॉर्म को सब्सटेंस से ज्यादा, उल्टा बोला, सब्सटेंस को फॉर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, रिलायबिलिटी आ जाएगा। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म का हम एक एग्जाम्पल भी लिखवाए थे जाते जाते, लोन वाला। एक वो रेंट वाला भी लिखवा देते हैं, अच्छा रहेगा, कॉपी में नहीं है तुम्हारी, उसको लिख लो, फिर उसके बाद आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। और 2-3 पॉइंट कल का भी लिखाना बाकी है, उसको भी लिखा देते हैं। कॉपी में लिखो, अनदर एग्जाम्पल ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म। जल्दी से लिखो। मिस्टर ए सोल्ड एन असेट टू मिस्टर बी। मिस्टर ए सोल्ड एन असेट टू मिस्टर बी सुना करो प्लीज, इस तरह से बार बार एक एक वर्ड रिपीट नहीं कर पाऊंगा। मिस्टर ए सोल्ड एन असेट टू मिस्टर बी in cash for rupees 1 lakh on 1/4/23। ये डेट हुआ 1/4/23 with an agreement to repurchase it। सेल एंड रीपरचेज, हाँ, सेल एंड रीपरचेज इज नो सेल, ये याद रखिएगा। with an agreement to repurchase it after 6 months on 30/9/23, on 30th of September 23 at rupees 40,000, at rupees 40,000, full stop। B is allowed, फुल स्टॉप के बाद पैरा चेंज मत करना, B is allowed to use the asset। अब ये जो B is allowed to use the asset याद तो होगा, ये कल ही तो डिस्कशन करके गए थे। ये जो B is allowed to use the asset है, कैच पॉइंट वहां पे है कि वो जो कंपनसेशन दे रहा है, हमको ₹1,00,000 दिया, हम लोग B को लौटाया कितना? 40,000 रुपया। 6 महीना के बाद बोल रहा हूं, मान लो हम लोग लिया 1 लाख, वी रिटर्न 40,000। इसके बदले हम लोगों ने बी को क्या बोला? तुम मेरी एसेट को यूज करके फिर हमको रिटर्न कर देना। तो वो तो यूज का कॉम्पेंसेशन पे किया है ना यार, सेल परचेज में ऐसा थोड़ी होता है। लिखो सोल्यूशन, सेल एंड रीपरचेज इज नो सेल। Full stop। B is using the asset and therefore compensating Mr. A by rupees 60,000, by rupees 60,000, full stop। Therefore this agreement is, लिखना है, therefore this agreement
अच्छा, स्टार्टिंग का मिस हो गया, बाद में आया क्या तुम? ओके, क्या लिखा? देयरफॉर दिस एग्रीमेंट इज ए लीज ऑब्लिक रेंट, रेंट को ही लीज बोलते हैं, हाँ, लीज एग्रीमेंट, फुल स्टॉप. 60,000 is rental income for Mr. A. For Mr. A. Full stop. Para change. Journal entries can be ये दोनों जर्नल एंट्री को कॉपी कर लो. फुल फॉर्म लिखिएगा प्लीज, हाँ, नहीं तो घर में एकदम भी रिकॉल नहीं होगा. क्या था बताओ? कैश अकाउंट डेबिट टू लीज रेंट रिसीव्ड इन एडवांस. पूरा लिखना अच्छे से, हाँ. ये 1 लाख रुपीज, इसका डेट ऊपर से चेक कर लो. 14 ही है ना? गुड. तो ये सेल का एंट्री हम लोग नहीं लिखा. देखो, ये सेल नहीं है, ये रेंटल एग्रीमेंट है. हमको रेंट का पैसा एडवांस में मिला है. फिर 6 महीना बाद इनकम बुक करो. क्या लिखा बोलो? लीज रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू लीज रेंट इनकम टू कैश. टू कैश क्यों करना पड़ा? क्योंकि 40,000 हम लोग उसको रिटर्न भी किए ना, तो ये पेमेंट का रिटर्न का एंट्री था, ये हम लोग इनकम रिकॉर्ड किए. तो ये जो कल डिस्कशन हुआ था, यहां पर हो क्या रहा, अगर आप देखोगे, लिखना हो गया तो मेरी तरफ देखो. लिख लो बेटा जल्दी से, मैं वेट करूंगा. लीज रेंट इनकम वर्ड लिख दो प्लीज, ताकि ध्यान रहे हमेशा. बस, अब मेरी तरफ देखो. ये जो 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कल, लास्ट का लेक्चर था सब्सटेंस ओवर फॉर्म का. मैंने 2 बात बोला. फॉर्म मतलब जो आप सोचते हो, सब्सटेंस मतलब जो सच में है, ट्रुथफुल जो है, फैक्ट वाला बात. सेकंड मैंने बोला, इफ सब्सटेंस एंड फॉर्म डजंट कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर देन देयर इज नो प्रॉब्लम. आप किसी का भी सुन लो. बाप बोला 7 बजे के अंदर अंदर घर आना है, माँ भी बोली 7 बजे के अंदर अंदर घर आना है. तुम 7 बजे के अंदर अंदर घर आ जाओ, माँ का भी बात रह जाएगा, बाप का भी रह जाएगा. जल्दी बोलो हाँ. बाप बोला 7 बजे आना है, माँ बोली 9 बजे के अंदर अंदर आना है, बाप बोला 7 बजे के अंदर अंदर, तुम 6 बजे घुस जाओ. बोलो, माँ और बाप दोनों का बात रह जाएगा कि नहीं? हेलो. सब्सटेंस एंड फॉर्म अगर सेम बात बोलता है, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है, आप किसी को भी फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं होगा. दिक्कत कब होगा? जब सब्सटेंस और फॉर्म कॉन्ट्राडिक्ट करे. ट्रांजैक्शन को देख के लगा कि सेल परचेज है, सच में पता चला ये तो रेंट है. बायर को तो असेट वापस देना पड़ेगा यूज करके 6 महीना बाद. तो फिर ये तो परचेज हुआ ही नहीं ना, हमने बेचा ही नहीं, उसने खरीदा ही नहीं, वो तो यूज का एग्रीमेंट है. कपड़ा दूसरा पहना दिए, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि सियार को शेर का कपड़ा पहना दिए. जैकल सियार, उसको लायन का कपड़ा पहना दिए, थोड़ी लायन बन जाएगा जी. लीज तो लीज रहेगा ना, सेल तो नहीं बन जाएगा. आपके लिख देने से थोड़ी चेंज हो जाएगा. सो बी केयरफुल. अगर सब्सटेंस एंड फॉर्म कॉन्ट्राडिक्ट करे, क्या करना है? क्लोजिंग रिमार्क्स. सब्सटेंस के हिसाब से अकाउंटिंग करना. देखो, हमने सेल एंट्री मारा कि लीज एंट्री मारा? लीज एंट्री मारा. ये पूरे 120-25 दिन आपको कई बार बीच बीच में सुनने मिलेगा. ओके, सो डोंट वरी अबाउट दिस. दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल और जस्ट ए फिलर. लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 12, नहीं 14 या 15 होगा. 14.
आज हम लोग 2025 तक चले जाएंगे मुझे लगता है। हाँ, लिखो। फिनेंशियल स्टेटमेंट का रेडी, ये भी एक क्वालिटी होना चाहिए। आप पढ़ें फिनेंशियल स्टेटमेंट तो आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए। लिखो, फिनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी अंडरस्टैंडेबल। Full stop. However, the user जो भी फिनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करता है, मे इट बी एन इन्वेस्टर, मे इट बी ए पोटेंशियल, इन मेरी तरफ देखते रहो लगातार, मे इट बी ए पोटेंशियल इन्वेस्टर, मे इट बी ए लेंडर, डेटर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, बहुत सारे लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हैं। मेरे को किसी को माल सप्लाई करना है, कोई कंपनी का ऑर्डर आया मेरे पास, मान लो हम राइस का ट्रेडर है, कोई कंपनी बोला हमको 2 करोड़ का माल चाहिए, तो हम देखेंगे ना उसका बैलेंस शीट, भाई साहब डेटर को पे करता है कि नहीं ये आदमी, इसका टर्नओवर रेशियो कैसा है वो देखेंगे कि नहीं, बिना फिनेंशियल स्टेटमेंट देखे माल बेच देंगे। तो बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। तो यूज करेंगे अगर तो समझ में तो आना चाहिए ना। अब समझ में आने के लिए आपको बेसिक बिजनेस का तो आइडिया होना पड़ेगा। लिखो, हाउ एवर द यूजर should have the basic business knowledge no sir, there is no difference between the two. Shubhojit, no difference. क्या लिखा बोलो? However, the user should have the basic knowledge about the business. Full stop. Continue रखोगे, हाँ, पैरा चेंज नहीं करोगे। अंडरस्टैंडेबिलिटी, इंक्रीजेस, मुझे लगता है इससे बड़ा वर्ड हम लोग नहीं लिखते होंगे अंडरस्टैंडेबिलिटी से। 15 लेटर होगा हमको लगता है कंटिन्यूटी में, अगर देखो तो नहीं ज्यादा ही होगा, नहीं 17 लेटर, 9 और जोड़ देता 26 पूरा हो जाता। क्या लिखा बोलो? अंडरस्टैंडेबिलिटी increases when more details are furnished. फर्निश्ड मतलब जब दिया जाता है। अकाउंट्स में फर्निश का मतलब देना, डिस्क्लोज करना, बताना। टू इन्फॉर्म, टू गिव इज कॉल्ड टू फर्निश। फुल स्टॉप। नोट्स ऑन अकाउंट्स, notes on accounts provide all such details. तो एक वर्ड में अगर मैं आपको पूछूं कि अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या चीज से आता है? नोट्स ऑन अकाउंट से। रिलायबिलिटी क्या क्या 4 चीज से आता है? देख के बोलो, देख के बोलो। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन से, आपके न्यूट्रल होने से, आपके कंप्लीट होने से, और आप अगर सब्सटेंस को फॉर्म से ज्यादा तवज्जो देते हैं। तवज्जो क्या होता है? उर्दू, एनीबडी मुस्लिम इन द क्लास? तवज्जो किसको बोलते हैं? ज्यादा ध्यान देना, ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। थोड़ा हेल्प करना, क्योंकि हम उर्दू वर्ड यूज करते हैं, बच्चों को नहीं बता पाते हैं उसका हिंदी में मीनिंग क्या है, तो हमको हेल्प कर दीजिएगा बीच बीच में। रिपीट। तो अगर आप सब्सटेंस को फॉर्म से ज्यादा इज्जत दे देंगे तो आपका रिलायबिलिटी आ जाएगा। अब लिखो रेलेवेंस, लिखो पॉइंट में रेलेवेंस।
हाँ 15 नंबर, all relevant information, all relevant information must be furnished in the financial statements. Full stop. Insignificant, oblique, irrelevant, oblique, unnecessary updates need not be given. क्या प्रॉब्लम होती है बेटा अगर आप अननेसेसरी इररेलेवेंट बातें बोलते चले जाओगे? भाई 2.5 घंटे की क्लास है, मान लो मेरे को 2.5 घंटा क्लास लेने मिलता है, अब इररेलेवेंट बात बोलते ही चले जाएंगे, क्लास खत्म हो जाएगी, रेलेवेंट बात ही नहीं होएगा, फिनेंशियल स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा, 500 पेज का बैलेंस शीट बन जाएगा, पर काम का बात ही नहीं है। हम लोग को यूजर फ्रेंडली होगा ही नहीं, वो डिसीजन मेकिंग यूजर कर ही नहीं पाएगा। बेकार बेकार बात सब लिख दिए हो, उसी को पढ़ने में सारा टाइम चला जाएगा, इंपॉर्टेंट बात भी साला इग्नोर हो जाता है फिर। यस और नो? अब मूवी है 3.5-4 घंटे की मूवी बना दिया। अभी कौन सा मूवी हम देखने गए, एक तो एनिमल, 4.25 घंटे का पिक्चर, 4.25 घंटे में तो शादी होके टूट जाए। तो ये इररेलेवेंट नहीं था क्या? इतना सारा सीन, इतना सारा, प्लीज प्लीज मेरे को बोल दो, इतना सारा वायलेंस, इतना सारा, तो अजीब सही था कहानी। बाकी ठीक है, मैं नहीं बोलता बेटा किसी को अच्छा लगा किसी को अच्छा नहीं लगा, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। बहुत लोगों को कूड़ा अच्छा लगता है, यू कांट हेल्प। जिसने भी बोला उसको गाली दिया मैं, हाँ ये मेरा तरीका होता है गाली देने का, मैं बड़ा सॉफ्टली गाली देता हूं। सो एनीवे मैं क्या बोल रहा था बच्चों, बट फॉरगेट, मूवी ने पैसा कमाया भाई साहब, वो अदर गेम है, बट 4.5 घंटा का मूवी आजकल बच्चे लोग देखना पसंद नहीं करते। इट्स टू बिग, इट्स टू बिग। इररिलेवेंट अपडेट्स है, रेलेवेंट बातें भी छुप जाती हैं। लिखो क्या लिखा, इररिलेवेंट अपडेट्स नीड नॉट बी गिवन, फुल स्टॉप। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मीन्स कोई भी एक वर्ड बताओ, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन किसको बोलेंगे? हाँ बेटा, मटीरियल इंफॉर्मेशन। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मीन्स मटीरियल इंफॉर्मेशन। मटीरियल इंफॉर्मेशन किसको बोलेंगे? टू द पॉइंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड देखिएगा। टू द पॉइंट इज ए हल्का वर्ड इन अकाउंटेंसी, हाँ इसका स्ट्रॉन्ग वर्ड है, लिखिएगा। और ये सब मैं जब वर्ड चेंज करूं आपका ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए, हेलो, क्योंकि वो वर्ड लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा। कुछ वर्ड जो कैच वर्ड्स होते हैं ना, वो वही लिखने पड़ेंगे एग्जाम में, बाकी ठीक है एक्सप्लेनेशन अलग अलग गेम है। बट व्हेन दे टॉक मटीरियलिटी आपको लिखना पड़ेगा, विच इन्फ्लुएंसेस द डिसीजन मेकिंग। लिखो मटीरियल इंफॉर्मेशन, फुल स्टॉप करके दोबारा लिखो, मटीरियल इंफॉर्मेशन influences the decision making, the decision making, फुल स्टॉप। एक छोटा सा एग्जाम्पल यहां लिखता हूं, देखिएगा, हाँ आपको खुद समझ में आएगा कि नहीं सर ये तो ठीक नहीं हुआ। अगर नहीं समझ में आया
तो आप हमको फिर क्वेश्चन पूछिएगा। ओके, जस्ट सी इट। ये एक पी एंड एल है और ये भी सेम पी एंड एल है, एकदम सेम है, दोनों सेम कंपनी का है, सेम ईयर का है। एक राजेश बना के दिया, एक दिनेश बना के दिया, दैट्स इट। देखो यहां बाई सेल्स 700 करोड़, टू एक्सपेंसेस 600 करोड़, टू नेट प्रॉफिट 100 करोड़। बाई सेल्स 510 करोड़, बाई लॉटरी इनकम 190 करोड़, टू एक्सपेंसेस जिसको बिजनेस एक्सपेंस भी बोलोगे 600 करोड़, टू नेट प्रॉफिट 100 करोड़। सेम पी एंड एल है, सेम कंपनी का है, प्रॉफिट मैच कर रहा है, खाली एक इंफॉर्मेशन को एक बंदे ने छुपा लिया, दूसरे बंदे ने दिखा दिया। बोलो हाँ, दिख रहा है कि नहीं? इसको देख के क्या पता चल रहा है? कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। 16-16.5% का, प्लीज हाँ हिसाब मत करना, 16-16.5% का नेट प्रॉफिट रेशियो है। 700 करोड़ का माल बेच रहा है, 100 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। बोलो हाँ, 1/7 इज रफली 14-15%। यहां क्या दिखाई दे रहा है? कंपनी लॉस मेकिंग है। देखो, बोलो लॉस मेकिंग है। 510 करोड़ माल बेच रहा है, 600 करोड़ रुपए एक्सपेंस कर रहा है, 90 करोड़ रुपए का लॉस है। ये तो भला हो वन टाइम इनकम का। यू अंडरस्टैंड हिंदी? ये तो भला हो, एक तो लॉटरी इनकम आ गया तो प्रॉफिट दिख गया। ये तो रेकर नहीं करेगा ना। ट्रूली ये कंपनी लॉस मेकिंग है कि प्रॉफिट मेकिंग है? हाँ, लॉस मेकिंग है। अगर कोई बंदा प्रॉफिट के बेस पे अपना डिसीजन लेता होगा और ये वाला पीएल देखेगा तो वो तो खुश हो जाएगा। 14% का नेट प्रॉफिट रेशियो, साला रिलायंस का 9% का है। हेलो, नेट प्रॉफिट टू सेल रिलायंस 9% करता है, कम ही करता होगा, 9 ज्यादा बोल रहा हूं मैं। इसका 15% का दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? एक आइटम जो सेल नहीं था, नहीं समझ में आया? एक आइटम जो वन टाइम इनकम था, लॉटरी इनकम था, उसको सेल के रूप में प्रेजेंट कर दिया गया। मटेरियल इंफॉर्मेशन को कोई तरीका से छुपा लिया गया। बोलो हाँ या ना? यहां पे ये लॉटरी इनकम लोगों के डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करेगा कि नहीं करेगा? मेरे को ये वाला पीएल दिखेगा, हम मरे इन्वेस्ट नहीं करेंगे कंपनी में। और मेरे को ये वाला पीएल दिखेगा, हम दौड़ के इन्वेस्ट करेंगे। सिंपल इन्वेस्टर, एकदम आराम से इजी वाला इन्वेस्टर, जो बहुत ज्यादा डेटा नहीं देखता, प्रॉफिट पे रिलाई करता है। ये प्रॉफिट नहीं है भाई साहब, ये कंपनी लॉस मेकिंग है। जस्ट नेट प्रॉफिट को देख के खुश मत हो जाओ। नेट प्रॉफिट तो वन टाइम इनकम की वजह से आ गया, अगली बार नहीं आएगा इस कंपनी का नेट प्रॉफिट। यू गॉट द पॉइंट क्लियर? तो इस तरह का इंफॉर्मेशन को मटेरियल इंफॉर्मेशन बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट मूव करो बेटा फास्ट। 16 नंबर पॉइंट। अरे वो बच्चा 100 रुपीज लेके नहीं गया कल, कौन था वो? नहीं आया, उसको बोल देना लेके जाएगा। ये अवार्ड सच का होता है, वो मिलता है आप लोगों को। आप लोग 500 रुपए का भी अवार्ड रहता है, पहले 2-2 हजार का भी होता था, फिर इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया, कम कर दिए। लिखो क्या लिखा? कॉम्पेरेबिलिटी। लिखो कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी ब्रिंग्स comparability. Full stop. Comparison
are of two types. याद है ये कल लिखे थे, माने कल पढ़े थे, नोट्स नहीं लिख पाए थे. लिखो इंटर फर्म कंपैरिजन, इसका लाइन भी लिख देंगे. हाँ, फिर इंट्रा फर्म का लाइन भी लिख देंगे, 2 बार लिखना नहीं पड़ेगा. लिखो इंटर फर्म कंपैरिजन, डैश करके लिखो. फिनेंशियल स्टेटमेंट्स should make us enable to compare the financial statements of reporting entity with those माने financial statements यहां पे. हाँ, with those of other entities. सर, 2 अलग अलग कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब कंपेरेबल होता है? कल क्या बोले थे? नहीं, कब क्या चीज ऐसा होता है? ये दोनों सेम अकाउंटिंग रूल फॉलो करके बनना चाहिए. और आज के दिन अकाउंटिंग रूल क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है. टुडे वी हैव द अकाउंटिंग लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. सो अगर दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट ए से बनेंगे तो आराम से कंपेरेबल होंगे. क्या प्रॉब्लम है? लिखो एज, उसी पैरा में एज ऑल दी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स. ऑल मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हम लोग का इंटर का सिलेबस है. हाँ, एज ऑल दी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स. गर्मी नहीं लग रहा आप लोगों को? लग रहा ना? अनुपम नीचे आके एसी चला. एज ऑल दी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स are prepared following accounting standards, comma, they are automatically comparable. They are automatically comparable. फिर नीचे लिखो इंट्रा फर्म कंपैरिजन. स्पेलिंग ये होगा. हाँ, डैश करके लिखो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ करेंट ईयर. कोई बात नहीं. क्या नाम है आपका? ओके, ओके, प्रकृति. नेचर को बोलते हैं प्रकृति, है ना? नेचर का जानते हैं क्या हैबिट है? स्माइल करते रहना. और आप एकदम ऐसे मरे हुए मुंह की तरह रखते क्लास में. हंसते रहिए क्लास में. अभी जैसे हंस रहे हैं. क्या लिखा बोलो? फिनेंशियल स्टेटमेंट्स. नहीं, शुड नहीं बोलेंगे. हाँ, मैंने जरूर. फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ करेंट ईयर compared with the financial statements of past year. Compared with the financial statements of past year. इसको बोलते इंट्रा फर्म कंपैरिजन. हम उसी फर्म के अंदर में रहेंगे, एक ही फर्म रहेगा. हम लास्ट ईयर और करेंट ईयर के डेटा को कंपेयर करेंगे. इस तरह के कंपैरिजन को इंट्रा फर्म कंपैरिजन बोलते हैं. और इंटर फर्म
एक फर्म का दूसरे फर्म के साथ कंपैरिजन होगा। एक फर्म का दूसरे फर्म से कंपैरिजन होता है क्योंकि सारे लोग एएस से बनाते हैं बैलेंस शीट, तो आराम से कंपेरेबल होगा। करंट ईयर का प्रीवियस ईयर से भी कंपैरिजन होगा क्योंकि एक बैलेंस शीट में दो बैलेंस शीट दिया जाता है। कल आपको मैंने दिखाया था। लिखो, कंपनीज एक्ट रिक्वायर्स कर देना। कंपनीज एक्ट लिख पा रहे हो ना? फुल स्टॉप हो गया, बस अब लिखना है। कभी पैरा वैरा चेंज करना होगा, कुछ भी करना होगा ना, हम बोलेंगे। ईच वर्ड आई विल डिक्टेट, डोंट वरी। अगर मैंने कुछ नहीं बोला तो कंटिन्यू रहेगा। क्या लिखा? कंपनीज एक्ट रिक्वायर्स टू प्रेजेंट कंपेरेटिव्स। ये वर्ड है, ऑडिट में यूज होता है बहुत ज्यादा। क्या बोला? कंपेरेटिव्स। लास्ट ईयर डेटा को कंपेरेटिव्स बोला जाता है। पिछला साल का डेटा, ऑल डेटा आर कॉल्ड कंपेरेटिव्स। तो क्या लिखा? कंपनीज एक्ट रिक्वायर्स टू प्रेजेंट कंपेरेटिव्स विच enables us to do intra-firm comparison, which enables us to do intra-firm comparison। ये जो थ्योरी लिखाता हूं, मेहनत से लिखाया जा रहा, आप समझिए। हाँ, इस पे 2-2, 3-3, 4-4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। MCQ बहुत आराम से बनेगा, 4-5 तो चॉइस दे करके, नहीं समझे? और इसके बीच में जो प्रैक्टिकल करवाता हूं बीच बीच में, उसके सम्स बन सकते हैं। गॉट द पॉइंट? जब भी नेक्स्ट क्लास में आओ, अगला क्लास में ये जो 15 पॉइंट, पहला क्लास में 5 पॉइंट कंप्लीट हुआ, अगला दिन 5 पॉइंट पढ़ के आए, फिर 5 और कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट डे 10 पॉइंट पढ़ के आए। अभी मान लो आज 15 और कंप्लीट होता है, 25 तक हो जाता है, तो आप 25 पॉइंट तक पढ़ के आओगे। एक दिन जिस दिन सारा चैप्टर कंप्लीट होगा, उस दिन सारा पॉइंट पढ़ के साइड में रख दोगे। क्लियर? फिर एग्जाम टाइम में रिवाइज करेंगे। सर बीच में भूल नहीं जाएंगे? ऐसे ही भूलते हैं लोग, ऐसे ही भूलते हैं। तो रोज रोज थोड़ी कोई चैप्टर को उठा के पढ़ते जाओगे। जब ब्रांच पढ़ोगे तो ब्रांच पढ़ोगे ना, इसको वापस पढ़ोगे। जब अमलगमेशन पढ़ोगे तो अमलगमेशन पढ़ना होगा ना बेटा, इसको थोड़ी निकाल निकाल के बार बार पढ़ पाओगे। स्कूल में ऐसा होता था कि चैप्टर 1 हो रहा, फिर चैप्टर 2 हुआ, फिर चैप्टर 1 हो गया, फिर चैप्टर 3 हुआ, फिर 1-2 हुआ। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। सो डोंट वरी, आराम से हो जाएगा। ओके, लिखो। कितना नंबर पैरा होगा अभी? लिखो। यूजर्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। 4 फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के नाम बताओ। अनुपम तुमको एसी चलाने बोला यार। 4 फिनेंशियल स्टेटमेंट के नाम जल्दी। बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, नोट्स। 5वां वाला स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये 5 स्टेटमेंट या 4 स्टेटमेंट को यूज करने वाले लोग कौन कौन हैं? आप बोल सकते हो एनीबडी एंड एवरीबडी, बट देन उससे मार्क्स नहीं मिलेगा। मार्क्स तो तभी मिलेगा जब स्पेसिफिक में आंसर स्पेसिफिक्स में दिया जाएगा। लिखो, ए इन्वेस्टर, बी पोटेंशियल इन्वेस्टर। क्या फर्क है? एक जो इन्वेस्ट कर चुका है और एक जो इन्वेस्ट करने वाला है। सी गवर्नमेंट। ये जो बैलेंस शीट मेरे पास है, जो मैं आपको दिखाता हूं, ये एज ए टीचर रखा हुआ नहीं है, यहां पे एज एन इन्वेस्टर रखा हुआ है। एज ए टीचर तो मैं इसको यूज कर ले रहा हूं
दूसरे काम के लिए। मेन पर्पस था मेरा रिलायंस का बैलेंस शीट का कि हम इन्वेस्टर हैं उसमें, हमको स्ट्रेंथ वीकनेस देखना होता है, परफॉर्मेंस देखना होता है, तो हम यूज करते हैं उनकी बैलेंस शीट को। सी गवर्नमेंट, डी लेंडर, लेंडर्स, एम्प्लॉइज, ई करके लिखो, एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, एफ जी करके लिखते रहना, कस्टमर्स, सप्लायर्स, पब्लिक, एच नंबर में पब्लिक। तो सर ये क्या है, पॉइंट का क्या रेलेवेंस है इस पॉइंट का? कुछ नहीं, आपको ये बताने का कोशिश था कि फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को बहुत सारे लोग अपने अपने पर्पस के लिए यूज करते हैं। सॉरी, रिपीट, क्या बोला मैंने? फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को बहुत सारे लोग अपने अपने पर्पस के लिए यूज करते हैं। गवर्नमेंट भले, हाँ जीएसटी ठीक से दिया कि नहीं, क्या लाइबिलिटी खड़ा है जीएसटी का, जरा देख तो लें। एडवांस टैक्स दिया है कि नहीं दिया, इनकम टैक्स। इन्वेस्टर देखता है प्रॉफिट है कि नहीं ठीक ठाक, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ठीक है कि नहीं, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं, सेल बढ़ रहा है कि नहीं, ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है कि नहीं, सोया हुआ है कि धंधा कर रहा है। तो हर किसी का ना अपना अपना तरीका होता है फिनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करने का, और हर किसी का इंफॉर्मेशनल नीड, रिपीट, हर किसी का इंफॉर्मेशनल नीड फिनेंशियल स्टेटमेंट को पूरा करना जरूरी है। अब आप तुरंत क्वेश्चन करेंगे, सर क्या मैनेजमेंट हर कंपनी का हर आदमी को जाके पूछेगा कि तेरा क्या नीड है, तेरा क्या नीड है, तेरा क्या नीड है? नहीं। तो सर फिर कैसे इंश्योर होगा ये बात? बस एस फॉलो कर लो। तो सर फिर एस ये चीज ध्यान रखा है? अरे हाँ भाई, बहुत मेहनत से बनाया गया है। अगर कोई कंपनी एस फॉलो कर लेती है, सारा फिनेंशियल स्टेटमेंट्स एस के हिसाब से बना देती है, तो हर किसी का इंफॉर्मेशनल नीड पूरा हो जाएगा। उससे और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कंपनी की वेबसाइट में चले जाओ, और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो सोशल मीडिया में है। 1260 करोड़ रुपया लिखो आगे। नहीं समझे ना क्या बोले? समझ गए ना? हाँ आगे लिखो। जाती जिंदगी में झांकने का क्या है, रिलायंस की जिंदगी में झांको ना जी। लिखो नया पैराग्राफ। कितना नंबर पैरा आएगा? लिखो, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। एसी चलाया? एसी चलाओ। क्या क्या चल रखा है देखो, गर्मी लग रहा है। ठीक, 3 जन का नाम लिखेंगे यहां पे। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे तब जवाब देना। शेयर होल्डर्स, एक कंपनी में ये तीनों लोग अपना अपना काम करते हैं। शेयर होल्डर्स फंड प्रोवाइड करता है, ऑडिटर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, एस के हिसाब से बना है कि नहीं, 2 बातें बोलता है वो। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के सारे डेटा ट्रू एंड फेयर हैं कि नहीं, फिनेंशियल स्टेटमेंट एस के हिसाब से बना है कि नहीं, उसको ये 2 रिपोर्ट देना पड़ता है। एक ही रिपोर्ट में 2 लाइन लिखना पड़ता है, और भी बहुत सारा बात लिखता है पर मेनली ये 2 बात लिखता है। और मैनेजमेंट जो पूरी कंपनी को मैनेज करता है, डे टू डे ऑपरेशन चलाने का काम मैनेजमेंट का होता है, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बोलते हैं। माई क्वेश्चन इज, गेस वर्क करना रॉन्ग होगा, कोई दिक्कत नहीं। फिनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का जिम्मेदारी इन तीनों में से
किसका होना चाहिए? एकदम ऑब्वियसली मैनेजमेंट का ही होता है. इट इज मुकेश अंबानी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्रिपेयर्ड. नॉट ओनली मुकेश अंबानी, निखिल वेसवानी भी है उसके अंदर, और बहुत सारे लोग हैं. आपने देखा था वहां पे बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नाम लिखा हुआ था. जब कल मैं दिखा रहा था वो बैलेंस शीट, तो आपको नाम याद नहीं रखना. एक अकेला आदमी नहीं, पूरे बोर्ड के डायरेक्टर में, माने पूरे बोर्ड में जितने लोग होते हैं, दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल. लिखो नीचे में ए करके लिखो. ए मैनेजमेंट, ऑब्लिक करके लिखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. is responsible to prepare and present the financial statements. कोई प्रॉब्लम? इनका क्या काम है? ऑडिट करना. ऑडिट करके क्या करते हैं ये लोग? ऑडिट रिपोर्ट बना के देते हैं. साइन ऑडिट रिपोर्ट को करते हैं ये लोग. ये लोग बैलेंस शीट को साइन नहीं करते. लिखो बी. ऑडिटर्स आर रिस्पॉन्सिबल to verify the financial statements, to verify the financial statements and give an opinion and give an opinion whether the financial statements are true and fair or not. Full stop. They also state, STATE, they also state whether, सेकंड में क्या बोले थे? एस के हिसाब से सब कुछ बना है या नहीं बना है. They also state whether the financial statements are prepared as per applicable accounting standards. तो सर ये लोग फिर क्या करते हैं? जैसे मैं क्या करता हूं, मैं भी तो शेयर होल्डर हूं. हम रिलायंस का शेयर होल्डर हैं जी. तो हम क्या करते हैं? हम इनको और इनको अपॉइंट करते हैं. नहीं सुने क्या बोले हम? भाई ये लोग डे टू डे ऑपरेशन देखेंगे. हाथ देखो, ये लोग वो लोग, दिस दैट. जब भी करता हूं ना तो फिंगर कुछ बोलेगा मेरा. अभी 4th क्लास में आ गए हैं, दिस दैट करते ही हाथ देखा करो, मेरा चेहरा नहीं, वैसा ही रहेगा. इधर देखो, ये लोग क्या करते हैं? डे टू डे ऑपरेशन मैनेज करते हैं और फिनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं. तो क्योंकि हम लोग तो फिनेंशियल स्टेटमेंट का बात करेंगे ना यार, डे टू डे अफेयर का बात तो लॉ का क्लास में सिद्धार्थ कर लेगा. अच्छा, हम सिद्धार्थ बोलते हैं, सिद्धार्थ सर नहीं बोलते क्योंकि वो मेरा स्टूडेंट है. आप समझे? तो मैं सिद्धार्थ सर नहीं बोलता. तुम लोग जरूर बोलना हेलो. तो वो बताएगा ना डे टू डे मैनेजमेंट कौन करता है. यार मेरे को फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने को लेकर के पढ़ाना है. तो ये लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं
ये लोग उसको वेरीफाई करते हैं, बोलो हाँ या ना। पर मालिक तो हम लोग हैं, इनको भी इनका काम करने के लिए अपॉइंट हम ही लोग करते हैं, हाथ देखो हाथ, और इनको भी इनका काम करने के लिए अपॉइंट हम ही लोग करते हैं। इनको रिमूव हम लोग करते हैं, इनको रिमूव हम लोग करते हैं। डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर की मीटिंग में होता है। अगर लॉ का पहला दूसरा चौथा क्लास हो गया होगा, हो गया 2-3 क्लास, तो एनुअल जनरल मीटिंग एक वर्ड आया होगा लाइफ में, उसमें अड्डा बोल के एक वर्ड आया होगा। आ गया कि नहीं आया? अभी तक नहीं आया, आएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स शेयर होल्डर का जिम्मेदारी है। आगे लिखो 19। लिखो 5 एलिमेंट्स of financial statements. पांचों एलिमेंट अगर गेस कर दोगे ना 200 रुपया देंगे। गेस का है कहानी, इजी है, 11th-12th का क्वेश्चन है। ऑल दी 5 एलिमेंट्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। एलिमेंट्स वो जो तुमको दिखता है फिनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, बेवकूफ प्राणी। असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस, इक्विटी, वही कैपिटल, ये 5 बोलना था। प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, कुछ। अरे एलिमेंट समझते हो ना, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स का नाम बताओ, तो उसके अंदर क्या क्या है वो सब पूछेंगे ना। था ना 200 रुपए जीतने लायक क्वेश्चन। लिखिए असेट्स, बस थोड़ी देर असेट्स का बातचीत करो। किसको बोलते हैं असेट्स? एन असेट करके लिखाऊंगा। क्या होता है असेट? ओन्ड एंड कंट्रोल्ड। हाँ, गुड। हम लोग ओन्ड एंड कंट्रोल्ड वर्ड को थोड़ा सा हटा देंगे, हम लोग अपने हिसाब से वर्ड लिखेंगे, बट आइडिया इज करेक्ट। ओन्ड एंड कंट्रोल्ड जरूरी नहीं है, कंट्रोल्ड होने से भी चलेगा। बिना ओनरशिप के अगर कंट्रोल मेरे पास है तो भी चलेगा। ओनरशिप है तो नेचुरल कंट्रोल मेरे पास है। जैसे मैं कल एग्जांपल दे रहा था, वो पेन का ओनरशिप तुम्हारे पास है तो कंट्रोल भी तुम्हारे पास है। बट जब आप लीज पे, खास करके फिनांस लीज पे असेट लेके आते हो ना, तो कल याद है तो ROU असेट का डिस्कशन हुआ था, राइट ऑफ यूज असेट, याद है? और उसको बैलेंस शीट में लिखा हुआ था ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज का। उस तरह का असेट को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, पर ओनरशिप हमारे पास नहीं है। तो हम लोग को डेफिनेशन लिखने दो, लिखो एन असेट, डैश करो ना, डैश करो। असेट्स वर्ड लिख दिए, असेट्स को अंडरलाइन कर दो, वो हेडिंग हो गया। अब लिखना स्टार्ट करो। एन असेट इज ए रिसोर्स, is a resource controlled by an entity आगे कुछ बोलिए, बोलिए। अच्छा बोल रहा हो बच्चा। क्या नाम बेटा तेरा? साकेत। क्या बोला? बोल। लिखो। खाली लॉन्ग टर्म जरूरी नहीं, शॉर्ट टर्म भी चलेगा, ठीक है? तो वो सबको थोड़ा रिवाइज कराना जरूरी है, उस पर ईगो पे मत लीजिएगा। जो थोड़ा थोड़ा जो वर्ड्स पे मिस्टेक होगा उसको ठीक करोगे तो फुल मार्क्स मिलना है, नहीं तो कहीं यहां से 0.5, वहां से 0.5, वहां से 0.25 कट जाएगा। ओके, तो क्या लिखा बोलो? एन असेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी विच इज एक्सपेक्टेड टू जेनरेट
which is expected to generate बस क्या लिखा? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो साकेत ने कुछ गलत नहीं बोला था, उसने बोला लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स यू गेट फ्रॉम नॉन करेंट असेट्स, बट देर आर लॉट्स ऑफ करेंट असेट्स इन द वर्ल्ड ऑल्सो विच आर देयर टू गिव यू शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स। उनको क्या हम हमारी असेट नहीं बोलेंगे? वो भी हमारी असेट है। तो पंगा ही नहीं लेने का, सीधा बोलो इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तुम लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में गए क्यों फंस गए जाकर के, नहीं समझे? तुम इकोनॉमिक बेनिफिट बोलो, फुल स्टॉप। आगे लिखो, आगे मतलब फुल स्टॉप देकर के पैरा चेंज कर लो। और एक बुलेट पॉइंट बना करके लिखो, हाँ, इकोनॉमिक बेनिफिट्स include both income and ये देखिए तो चलेगा क्या आपके लिए? क्या इकोनॉमिक बेनिफिट इनकम के फॉर्म में आए जरूरी है क्या? अगर मेरा कोई एसेट कॉस्ट रिड्यूस करके देती है तो वो मेरी एसेट नहीं है क्या? हेलो, अगर मेरा एसेट कुछ कॉस्ट रिड्यूस करके, सिंपल एग्जांपल लेता हूं, अभी क्या होता था ना बेटा, मेरा एक फैक्ट्री है, उसमें बहुत सारा केमिकल वेस्ट निकलता है, केमिकल वेस्ट, उसको हमको फेंकवाना पड़ता है। फेंकवाने का साल का 50 लाख रुपया खर्चा होता है, वेस्ट है ना जी, तो ढंग से फेंकवाना होता है तो 50 लाख रुपया खर्चा होता है। अभी हम एक मशीन खरीदे 4 करोड़ रुपया में, नहीं समझे? वो मशीन मेरा मेन प्रोडक्शन का मशीन नहीं है, वो इस वेस्ट को प्रोसेसिंग करके उसको बिकवाने का हिम्मत करता है। इसको प्रोसेस कर देंगे तो एक गुड्स बन जाएगा जिसको हम बेच पाएंगे। बोलिए हाँ, और ये 50 लाख रुपया बच भी जाएगा। बोलिए हाँ या ना? तो अगर हम कोई खर्चा बचाने के लिए कोई एसेट एक्वायर करते हैं, क्या आप उसको एसेट नहीं बोलेंगे? क्या वो इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है? इकोनॉमिक बेनिफिट सिर्फ आना नहीं होता है, कम जाना भी इकोनॉमिक बेनिफिट है। कम जाना नहीं, कम जाना। व्हाट यू से, अ पेनी सेव्ड इज ए पेनी अर्नड बोलते हैं ना। तो इकोनॉमिक बेनिफिट चाहे इनकम के फॉर्म में आए, चाहे एक्सपेंस कम हो जाए, हम लोग को दोनों चलेगा। नेक्स्ट, कंट्रोल कैसे कैसे आता है? कंट्रोल वर्ड लिखे वहां पे, परचेज करने से लिखो कंट्रोल कम्स, सेकंड, हाँ सेकंड बुलेट, कंट्रोल कम्स फ्रॉम ओनरशिप। परचेज करने से बच्ची ने बोला, उसी वर्ड को खाली चेंज किए, एज वेल एज बाई गेटिंग, सेम वर्ड देखिए, राइट ऑफ यूज इन अभी प्लीज मत पूछिएगा फिनांस लीजेस क्या होता है, ये 2 सवा 2 महीना 3 महीना के बाद हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखो, सर ये राइट ऑफ यूज क्या चीज में, हम क्या चीज पे एसेट खरीद मन लाए हैं? लीज पर सारा तरह का लीज का असेट हम लोग बुक्स में नहीं लिखते। ऑल द लीजेस का असेट हम लोग लिख नहीं पाएंगे।
सिर्फ तभी लेसी, लेसी समझते हो? लेसी, लेसर कौन है? लेसर जो असेट दे रहा है, और जो यूज करेगा लेसी। मान लीजिए आपके पास एक बिल्डिंग है, हम लीज पे लिए, हेलो पढ़ाएंगे एस 19 में, आपके पास असेट है, हम लीज पे लिए, हम लेसी हो गए। बीइंग ए लेसी, बीइंग ए लेसी, हम हमेशा या हर तरह का लीज एग्रीमेंट में असेट को अपनी बुक्स में नहीं लिख पाएंगे। तो सर क्या कभी कभी आप लिख पाएंगे? आंसर इज यस। सर असेट हमारा है, आप तो खाली यूज करने के लिए लिए हो ना। उसमें एक लीज होता है, फिनांस लीज, जिसमें हम यूज करने के लिए लेते हैं, पर यह मान लिया जाता है कि तुमने बेच दिया, हमने खरीद लिया। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, अभी सुन के गए ना, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, अभी हमको इसके ऊपर परेशान नहीं करोगे, एस 19 में पढ़ेंगे, फिर भी थोड़ा सा इंक्विजिटिवनेस बच्चों का रहता है तो हम सॉल्व करके दे रहे हैं। एक असेट तुमने खरीदा, यू बॉट ए मशीन, मोबाइल फोन, कुछ भी खरीदा, लाइफ 5 साल का, मशीन का लाइफ 5 साल का, तुम खरीदा 10 लाख रुपया में, तुमने तुरंत सुदर्शन अग्रवाल को ढूंढा, सुदर्शन अग्रवाल बोला 5 साल के लिए लीज पे चाहिए। ढंग से सुनिए, 5 साल के लिए लीज पे चाहिए। असेट का वर्किंग लाइफ कितने साल का? 5 साल का। तुमने और मैंने एग्रीमेंट किया 5 साल के लिए लीज पे लेंगे, 3,80,000 रुपीज पर एनम रेंट देंगे, माने टोटल 19 लाख रुपीज पेमेंट करेंगे। अरे जल्दी फट मल्टीप्लाई किया करो, 19 लाख रुपया पेमेंट हम करेंगे। सोचो, थोड़ी देर के लिए सोचो, इस लीज में 5 साल के बाद जो बचेगा वो कूड़ा है कि असेट है? जल्दी, वो कूड़ा है कि असेट है? इफेक्टिवली तुमने असेट को बेच दिया या नहीं बेचा? सब्सटेंस पे जाओ, सब्सटेंस पे, फॉर्म पे मत जाओ। मालिक तुम ही रहना नाम का। सच का मालिक हम हैं कि नहीं बताओ? हमने असेट खरीद लिया, बोलो हाँ या ना। हम तुमको इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, रेंट नहीं। हम तुमको इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, रेंट नहीं। तुम फिनांसर हो, ओनर नहीं। तुमको असेट से मतलब है ही नहीं। तुमने पैसा लगाया, तुमको पैसा वापस चाहिए। तुम ले जाके असेट को यूज करोगे जी कोई चीज बनाने में। असेट ये वाला कप बनाता है, वो कप कौन बनाएगा? जल्दी बोलो, इस एग्जाम्पल में वो कप कौन मैन्युफैक्चर करेगा? जल्दी बोलो, आप दोनों में कौन करे? डरता क्या है? हम करेंगे ना, तुमने हमको दिया रे बाबा। यू आर द लेसर, आई एम द लेसी। कौन करेगा कप मैन्युफैक्चर? हम। तुम कभी करोगे कप? देखोगे भी नहीं कप। बोलो हाँ। 5 साल के बाद कूड़ा आ जाएगा, मेरे को ही बोल दोगे सर फेंक दीजिएगा। और तुम्हारा जितना पैसा लगाए थे तुमको वापस मिल रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो। सो यू इन्वेस्टेड, यू आर गेटिंग योर रिटर्न। बाहर जाओ, घर जाओ। इतना असेट से क्या मोहब्बत है? पैसे से मोहब्बत करो। सोचिए, नाम लीज था, सब्सटेंस क्या बोल रहा है? सेल है। कल साला नाम सेल था, आज सुबह सुबह तो आते ही एक ठो नाम में सेल था, सब्सटेंस बोला नहीं नहीं ये तो लीज है। और फील हो रहा है ना? हाँ सही बात हो रहा है। चलिए लिखिए, कितना नंबर पॉइंट आएगा? नहीं अभी 19 बाकी है। नहीं, थर्ड बुलेट नहीं, बी। ए में असेट का डेफिनीशन आ गया, इकोनॉमिक बेनिफिट किसको बोलते हैं एक्सप्लेनेशन आ गया, कंट्रोल का 2 तरीका आ गया। कंट्रोल खरीदने से भी आता है
और कंट्रोल राइट ऑफ यूज लेने से भी आता है। अब लिखो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बी में। डैश करके लिखो an asset is recognized oblique recorded when both the following conditions are क्या लिखा? when both the following conditions are fulfilled. रोमन 1। असेट को बुक्स में लिखना है, ठीक है? आप लोग तुरंत बोलोगे सर खरीदिए, लिख दीजिए। बोलोगे ना सर खरीद लिए, लिख दीजिए। खरीद लिए, लिखने जा रहे हैं, ठीक है? पता चला इससे तो कोई इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा ही नहीं, गलती हो गया खरीद के। समझे क्या हुआ? 5 लाख का एक मशीन खरीदे थे जी, परसों डिलीवरी होने वाला है, 3 महीना पहले ऑर्डर दिए थे, पेमेंट भी कर दिए, जल्दी परसों डिलीवरी होने वाला है। सुनिए ना, तो सुन तो लीजिए, थोड़ी प्रेशर है, बिल्कुल आप कर दीजिएगा, देख तो लीजिए करिएगा कि नहीं। एक बार मेरा बात सुन लीजिए, उसके बाद डिसाइड कर लेंगे ना बैठ के। ऑर्डर दे दिए जी, 3 दिन के बाद मशीन आने वाला है, ओनरशिप अभी तक आया नहीं, हम पेमेंट कर दिए एडवांस में, बस आने ही वाला है। सो ए डे आफ्टर टुमारो द मशीन इज गोइंग टू कम। क्या बोलते हो, नॉन कैंसिलेबल एग्रीमेंट है। मेरा प्रोडक्शन मेथड चेंज हो गया है। सर पीएम चेंज नहीं हो रहा है, राहुल गांधी को सपना देखना नहीं चाहिए। मेरा प्रोडक्ट, सॉरी मेरा चलता रहता है सब दिमाग, क्या बोले यहाँ पे कि बच्चे हंस दें थोड़ा सा, तो सब चलता रहता है। क्या बोला फिर से बोलो तो? मेरा प्रोडक्शन मेथड चेंज हो गया है। अब जो वो मशीन आएगा ना, उसका 0 यूटिलिटी है, हम दूसरे सिस्टम में चले गए हैं। अब बहुत इंप्रूव्ड वे से प्रोडक्शन कर रहे हैं हम, उसका सारा मसाला रेडी है। अब ये मशीन का कोई यूटिलिटी मेरे लिए नहीं बचा। किसको असेट बोलते हो? साकेत, सेम वर्ड रिपीट करो। जिससे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला हो। इसे मिलेगा? हम तो बोल दिए मिलेगा कुछ भी इकोनॉमिक बेनिफिट, क्या करें? अरे सेल 0 मिलेगा, सेल करने से 0, आप फेंकना है बस। क्यों तुरंत लॉस? क्यों नहीं? 1 मिनट रुकिए, अभी मेरा इस बच्चे का थोड़ा सा फाइट है, थोड़ा सा इसी नहीं, बहुत बहुत बढ़िया है। आप लोग ऐसे बोलिए, और बोलने के बाद जब एकदम क्लैरिटी आ जाए तो फिर दोबारा पूछिएगा मत, नहीं समझे? एंड यू शुड स्पीक। जैसे इस बच्ची ने पहले बोला हम तो लिख देंगे, फिर वो मानी नहीं सर लिखना नहीं चाहिए, असेट है ही नहीं आपके लिए। असेट तो वो होता है जिससे इकोनॉमिक बेनिफिट मिले। यहां तो आप साफ बोल रहे हैं असेट से कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं आने वाला, यूटिलिटी 0 है, बेचेंगे तो 1 पैसा नहीं मिलेगा, इट्स 0, इट्स गॉन। ये बच्ची बोल रही है सर डेफर कर दीजिए ना, धीरे धीरे पीएल में भेज दीजिएगा। क्यों धीरे धीरे भेजे? क्यों? क्या ये रुकिए, क्या ये लॉस हो नहीं गया ऑलरेडी? तो फिर धीरे धीरे क्यों भेजेंगे जी? अगर लॉस है तो लॉस को लॉस बोलने का हिम्मत रखिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया डिस्कशन है।
बच्ची ने बढ़िया बात छेड़ा है, केयरफुली सुनिएगा, वंस एंड फॉर एवर सेटल होगा ये बात, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और कल हम नोट्स में लिखाए भी हैं। ओके, सेटल करिएगा बात को ना। बच्ची ने बोला, और बच्ची ने बोला तो उसी तरह से बेचारी पढ़ करके आई है अभी तक, मैं रॉन्ग नहीं बोल रहा हूं, चेंज हो गए हैं सिस्टम्स। बच्ची ने बोला डेफर कर दीजिए सर, 5 लाख रुपया का असेट है, 5 लाख था ना, डाल दीजिएगा 5 साल में धीरे धीरे 1-1 लाख करके पीएल में। उसको पीएल में भेजने से शिकायत नहीं है, व्हाट शी वांट्स टू डू इज धीरे धीरे भेज दीजिएगा। अब मैं बच्ची को थोड़ा परेशान करता हूं, अगर आप धीरे धीरे भेज देंगे तो आपका जो करेंट ईयर का लॉस है या जो प्रॉफिट है, जो भी है, क्या वो ट्रू एंड फेयर है? क्या आपने एक लॉस को अंडर स्टेट नहीं किया है? अंडर स्टेट वर्ड नहीं समझ में आएगा तो बोल दीजिएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा। क्या आप एक लॉस को अंडर स्टेट नहीं कर रहे हैं? तो आप तो कसम खाए थे ना हम ट्रू एंड फेयर रहेंगे। फिनेंशियल स्टेटमेंट का क्वालिटी था ना रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी तो ट्रू एंड फेयर होने से आता है ना। क्या आप ट्रू एंड फेयर हैं? तो क्यों डेफर्ड भैया? कल हम एक लाइन लिखाए थे, सारे ऑलमोस्ट, हाँ सम रीजन्स और दी अदर, बोले थे ना, ऑलमोस्ट ऑल दी deferred revenue expenses are no longer allowed to be deferred nowadays, लिखाए थे ना अलग से। जाओ वो पैराग्राफ को लाउडली पढ़ो। इस बच्चे ने बोला था डेफर्ड कॉस्ट के बारे में कुछ लिखा दीजिए, कुछ बोल दीजिए, तो मैं ब्रह्मांड खोल दिया था उस दिन। पढ़िए, कोई भी एक स्टूडेंट लाउडली पढ़ो बेटा। हाँ बोलो, नहीं मिला वो पॉइंट, बोलो। बस, ऑलमोस्ट ऑल सच आइटम्स विच वेयर अर्लियर बीइंग डेफर्ड। तो तुम वो अर्लियर ईरा से आए हो, नहीं समझे? वो आज के दिन और अलाउड टू बी डेफर्ड नहीं है। फिर नीचे क्या लिखा? वेरी फ्यू। अगर ये रिवाइज करके आते आप अच्छे से तो ये क्वेश्चन नहीं पूछते। डेफर कर दीजिए, देखिए हम कितने स्ट्रिक्ट हैं। वेरी, हम मतलब सुदर्शन अग्रवाल नहीं, इंस्टीट्यूट। वेरी फ्यू पढ़ो। वेरी फ्यू आइटम्स आर अलाउड या स्टिल अलाउड टू बी डेफर्ड। डिस्काउंट्स एंड प्रीमियम्स रिलेटेड टू बोरोइंग, एंसिलरी कॉस्ट रिलेटेड टू बोरोइंग। ग्रांट वगैरह के केसेस में 1-2 जगह पे डेफरल अलाउड है, अदरवाइज नॉर्मली डेफरल अलाउड नहीं है। तो ये जो जस्ट बिकॉज बाई सीइंग, बच्चे ध्यान से सुनना, जस्ट बिकॉज बाई सीइंग की बड़ा खर्चा था, डेफर कर दें, हौले हौले पीएल में डाल देंगे। क्यों? पीएल में एक साथ डालने से पीएल प्रेशर नहीं ले पाएगा, टूट जाएगा, हिल जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो झूल रहा है कहीं पे कि टूट जाएगा। दीजिए साले पे प्रेशर। लॉस को लॉस बोलने का हिम्मत रहना जरूरी है, नहीं तो ऑडिटर पीडब्ल्यूसी जैसा हो जाएगा। ऐसा ही तो कुछ किया होगा ना जी। सोचिए बेचारे इन्वेस्टर के बारे में। मान लीजिए 5 लाख की जगह 500 करोड़ रुपया है तो लॉस ना। आप तो 100 करोड़ रुपया पीएल में डाल के दिखा दिए, 1500 करोड़ का प्रॉफिट। 500 करोड़ डाले होते तो 1100 करोड़ का प्रॉफिट आता। जस्ट अमाउंट पे उतना सीरियस मत हो, हम ठीक से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप 1100 करोड़ का प्रॉफिट जो आना चाहिए आपने 1500 करोड़ दिखाया। हम लोग को तो लालच आएगा, कंपनी अच्छी है। तो यही तो हम लोग बोलते हैं कि आप ट्रू एंड फेयर होइए जी। जो जैसा है उसको वैसा दिखाइए, जो जितना है उसको उतना दिखाइए। आज से एक लेसन घर लेके जाओगे, अननेसेसरी डेफरल अलाउड नहीं है। ये पॉइंट वंस एंड फॉरएवर
सेटल हो गया। सेटल कल ही हो गया था, तुम सीरियसली पैराग्राफ को लिए नहीं। गॉट इट? तो कल से हर पैराग्राफ का रीडिंग केयरफुली होगा। ओके, नेक्स्ट लाइन। हाँ अभी पढ़ा रहे हैं, क्या बोले? लॉस लिखेंगे, एसेट का खत्म, ऐसे एंट्री मारेंगे। देख, लॉस ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्शन मेथड डेबिट। अगर एडवांस दे के रखे ना तो पहले एडवांस का एंट्री किए होंगे जब उसको एडवांस दिए थे, तो एक एंट्री मारेंगे, एडवांस टू सप्लायर ऑफ मशीन डेबिट टू बैंक। ये तीन, सामने देखो गर्ल्स प्लीज, ये 3 महीना पहले एंट्री मार चुके होंगे। हेलो, बस असेट आया। अगर असेट असेट होता, अगर असेट होता तो हम लिखते प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू एडवांस टू सप्लायर अकाउंट। पर मेरा मशीन असेट नहीं है, लॉस है, तो हम असेट की जगह लिखेंगे लॉस ड्यू टू चेंज इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन डेबिट टू एडवांस टू सप्लायर। दिख रहा है ना बच्चों? तो हम लॉस डेबिट करेंगे, असेट नहीं। डेबिट दो ही चीज होता है, या तो असेट या लॉस, माने या तो पीएल या बैलेंस शीट। आप कुछ भी पेमेंट करते हो तो या तो वो एक्सपेंस और लॉस है, या वो एक असेट क्रिएट कर रहा है। यस और नो? तो अगर वो असेट क्रिएट नहीं कर रहा है तो लॉस लिखने का हिम्मत करो जी। चलिए बोलिए क्या लिखा आपने, थोड़ा सा हेल्प कीजिए आगे बढ़ने में। क्राइटेरिया लिखा दिए, दोनों कंडीशन लिखा दिए। लिखो रोमन 1, इट इज प्रोबेबल दैट economic benefits from the asset, it is probable that economic benefits from the asset will flow to the entity, will flow to the entity। एकदम इजी लैंग्वेज है। बोलिए क्या बोलना चाहता है पहला वाला क्राइटेरिया। किसी बंदे को असेट अपनी बुक में लिखनी है, इंस्टीट्यूट ने बोला ये क्राइटेरिया फुलफिल करा लो। जैसे हम ये असेट खरीद के लाए, हेलो, हमने अपनी बुक में लिखा, क्या क्राइटेरिया था? पढ़ो, इस असेट से होने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट मेरे पास फ्लो करेगा, इसका प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। फिर से पढ़िए, इट इज प्रोबेबल दैट। ये क्राइटेरिया एक कंडीशन है, ये कंडीशन फुलफिल होगा तभी हम असेट लिखेंगे। क्या कंडीशन है? इट इज प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम दिस असेट विल फ्लो टू दी एंटिटी। तो जिस एंटिटी के पास उसका इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो करेगा वो एंटिटी इस असेट को अपने बुक्स में लिखेगा। पर देन असेट को तो इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करने के लायक होना चाहिए ना, क्योंकि अगर वो है ही नहीं तो फिर तो वो असेट ही नहीं है, फिर तो वो एक्सपेंस है या लॉस है। तो पहले क्लियर करा लो, बहन तुम असेट है ना? बोला हाँ हम असेट हैं। तुम इकोनॉमिक बेनिफिट देती है? बोला हाँ हम देते हैं। तो फिर क्लियर हुआ, ओके चलो बुक्स में लिखते हैं। तो बुक्स में लिखने के पहले फिर चेक करो, इससे होने वाला इकोनॉमिक, ये तो इकोनॉमिक बेनिफिट देती है, पर इससे जो इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है वो मेरे पास फ्लो करने का प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। अगर इसका इकोनॉमिक बेनिफिट तेरे पास फ्लो करेगा तो तुम लिखो, मेरे पास फ्लो करेगा तो हम लिखेंगे। पर इसका तो मेरे पास फ्लो करेगा, उस पेन का तेरे पास फ्लो करेगा। कल से बात हो रही तुम्हारे पेन की, तो वो पेन तुम्हारा है, तुम लिखती हो उससे। ये कैमरा मेरा है, मेरे बच्चे लोग इससे इसको यूज करते हैं, मेरे को इनकम देते हैं इससे। लिखो रोमन 2, इट्स
cost can be measured. Its cost can be measured. सर ये क्या चक्कर है? सोचिए क्या चक्कर है? अगर कॉस्ट मेजर्ड नहीं हो पा रहा है, हमने खर्चा कर दिया बहुत सारा, ठीक है, पर कॉस्ट मेजरेबल नहीं है, से ऐसे भाई सर आप खर्चा करेंगे तो पता नहीं रहेगा आपको कितना खर्चा किए हैं। मान लीजिए मैं सिचुएशन दिया आपको, आज के दिन कंप्यूटर आ जाने के बाद जब आदमी सूरज से चांद कितनी दूर पे है उसको किलोमीटर माने से मीटर में मेजर कर लेता है। बोलिए हाँ या ना? इतना लेवल का एक्यूरेसी है कंप्यूटर आने के बाद। तो कोई भी चीज अनमेजरेबल आज के दिन नहीं है, बट इंस्टीट्यूट ने सिचुएशन डाल के छोड़ दिया है। इंस्टीट्यूट ने बोला मान लीजिए आपने बोला एक एसेट है, इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो करेगा, लेकिन उसका कॉस्ट ही मेजर नहीं कर पा रहे हैं। माना ऐसा कॉस्ट का खिचड़ी हो गया ना जी, इसको पेमेंट, उसको पेमेंट, इसको पेमेंट, उसको पेमेंट, खर्चा, रेवेन्यू, कैपिटल मिला जुला के बता ही नहीं पा रहे हैं। जैसे शादी वादी होता है, मारवाड़ियों का शादी जब होता है तो पता ही नहीं चलता एसेट कितना खर्चा कितना। लास्ट में बाप थक जाता है। बोलिए हाँ। वो अल्टीमेटली अपनी वाइफ को जाके चिल्लाता, अब हम नहीं सकेंगे, तुम्हारा ज्वेलरी खत्म नहीं होता है, वहां पे सजाना खत्म नहीं होता, डेकोरेशन ये वो। तो अगर इस तरह का मान लीजिए इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गया, बच्चों हंसी मत, कि आप कॉस्ट ही मेजर नहीं कर पा रहे हो। भाई एसेट को पहली बार बुक्स में लिखोगे तो कॉस्ट पे ना लिखोगे। अब कॉस्ट अगर मेजरेबल नहीं है तो एसेट टू बैंक लिखोगे कैसे? बोलो। एसेट टू बैंक के सामने एक अमाउंट होना जरूरी है कि नहीं? बोलो। अगर वो अमाउंट मेजरेबल नहीं है तो इतना खिचड़ी बन गया है कि पता ही नहीं चल पा रहा। 1300 करोड़ रुपया खर्चा हुआ रे टोटल, अब पता नहीं चल पा रहा रेवेन्यू कितना, कैपिटल कितना। अब करोगे क्या? बोलो। तो सर इंस्टीट्यूट क्या बोल रहा है? अगर कॉस्ट मेजरेबल नहीं है एसेट मत लिखो। सर एसेट तो है, रहने दो, यूज करो। सर बुक्स में नहीं लिखेंगे तो ट्रू एंड फेयर होगा, नहीं होगा तो तुम बताओ सॉल्यूशन। नहीं रुको ना, एस्टिमेट कैसे करें? एस्टिमेट करके भी अगर मेजरेबल है तो हम तो रेडी हैं। अरे हम नहीं बोलते, हम थोड़ी बोले मेजरमेंट कैन नॉट बी डन बाय एस्टिमेट्स। आपका कॉस्ट मेजरेबल नहीं है, कभी लगता है 3 करोड़, कभी लगता है 3500 करोड़। नहीं समझे? प्रॉब्लम वहां है बेटा। अदरवाइज हम तो एस्टिमेट करना अलाउ करेंगे आपको, अकाउंटिंग में इतना एस्टिमेट अलाउड है, वो नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम वहां पे है। तो बेटर नॉट टू राइट देन टू राइट समथिंग रॉन्ग। क्या बोला? फिर से बोलो। बेटर नॉट टू राइट देन टू राइट समथिंग रॉन्ग। ये इंस्टीट्यूट का एकदम बेसिक प्रिंसिपल है। मत लिखो अगर गलत लिख रहे हो तो। क्लियर है? हमारे उड़िया में, मैं उड़ीसा से हूं, तो हमारे उड़िया में एक तो सेंटेंस बोला जाता है, नाई मामू ठू कोणा मामू भोलो। हाँ, नाई मामू ठू कोणा मामू भोलो, अकाउंट्स में नहीं चलता ये। इसका मतलब समझे? अगर मामा नहीं है इससे बढ़िया है काना मामा। काना मतलब अंधा मामा भी रहे ना, कम से कम मामा बोलने के लिए तो एक आदमी है। अकाउंट्स में अगर नहीं है तो मत लिखो, काना नहीं चलेगा। क्लियर? चलो लिखो। कितना नंबर पॉइंट लिख रहे हो मेरे बच्चे? बी का 2। ये जो दोनों रूल है ना, ये दोनों रूल नीचे का दोनों एक बार रिपीट करो मेरे लिए। नहीं ऊपर से पढ़ो बेटा। एन एसेट नहीं, एकदम ऊपर नहीं, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। एन एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड को ही रिकॉर्डेड बोलते हैं। एन एसेट इज रिकॉर्डेड when both the following conditions are fulfilled. A, it is probable that economic benefits from the asset will flow to the entity. Clear? B, its cost can be measured.
दोनों लैंग्वेज समझ में आया? दोनों पैरा 1 और 2 समझ में आया? प्रोबेबल मतलब कितना प्रोबेबल? वहां एक वर्ड है प्रोबेबल। आप तो बोले हमको समझ में आ गया, शराब गंदे आदमी है। आप ऐसा माहौल बना दिए हम लोग को समझ में आ गया, फिर आप खुद ही फंसा देते हैं। तो पूछो हमसे, हम हैं तो गेस करो प्रोबेबल मतलब कितना प्रोबेबल? प्रोबेबल में मैक्सिमम 100% होता है, मोर देन 50%, मोर देन 50। एनीथिंग प्रोबेबल वर्ड जब भी आएगा पूरी लाइफ में, अकाउंटेंसी की मेरी पूरी क्लास में प्रोबेबल वर्ड जब भी आएगा मोर देन 50%। क्लियर? आगे। अच्छा हाँ, मैं बोल रहा था ये जो रिकॉग्निशन प्रिंसिपल है ना सेट का, ये जो 2 पैरा है ना, इट इज प्रोबेबल कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मेरे पास फ्लो करेगा, और दूसरा हम इसका कॉस्ट मेजर कर पाएंगे। ये बात आपको कम से कम 5 बार अलग अलग एस में फिर लिखना पड़ेगा। जितना बार असेट का एस आएगा ना, फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आया, इन्वेंट्री आया, इंटेंजिबल असेट आया, जब जब असेट का पैरा आएगा ये दोनों पैरा आपको दिखेगा वहां पर, तो वो रिपीट होगा। तो सर अभी ये कहां पे लिखा हुआ है? अभी हम लोग प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं, नहीं समझे? फिर स्पेसिफिक केस भी तो पढ़ेंगे ना। इस प्रिंसिपल को बोला जाता है ग्लोबल रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? ग्लोबल रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। पूरी दुनिया ये प्रिंसिपल फॉलो करती है। ओके, नेक्स्ट लिखो लायबिलिटीज। हाँ बोल, ये वाला। हाँ हाँ बोल। हाँ तो उतना ही लॉस लिखने का है, कम। अरे हाँ, असेट में नहीं घुसेगा वो, स्क्रैप के टाइप पे लिखो, अमाउंट कोई भी कुछ भी दूसरा नाम से लिखो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मत लिखो। कितना नंबर पैरा है? ए क्या था? 19 नंबर क्या है? ओके, तो 5 का ए क्या था और 5 का बी? तो उसको लिखो वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑफ असेट था वो। ठीक है, अब लिखो सी। किसको बोलते हैं लायबिलिटी? पे करना है। कोई वर्ड सुंदर सा? रिसोर्सेस का बोल दो, इकोनॉमिक रिसोर्सेस का आउटफ्लो। एक वर्ड और चिपकाओ खाली, जो तुम लोग ना देना है बोले ना हिंदी में, उसके लिए वर्ड चिपकाओ ऑब्लिगेशन। क्लियर? और वो जो बोला इकोनॉमिक बेनिफिट का आउटफ्लो, उसकी जगह वर्ड करो इकोनॉमिक रिसोर्सेस का आउटफ्लो। लिखो, गुड, अच्छा लगा। लिखो ए लायबिलिटी इज ए लायबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन A liability is an which will be settled। ठंडा नहीं लगने लग गया आप लोगों को? एसी बंद करवा दूं? ठीक है, पक्का? नहीं, वो तो जानबूझ के बंद करके रखा गया है। अभी बहुत ही कम एसी चलाया जा रहा है। टोटल जो कैपेसिटी है वो इससे 5 टाइम्स ज्यादा है, क्योंकि ठंडा जा रहा है और गर्मी आ रही है, तो बहुत सारा एसी अभी नहीं चल रहा है। हम लोग उसी में आराम से ज़्यादा ठंडा फील कर रहे हैं, सामने वाले बच्चे, माने मैं भी। ओके, जब ज़्यादा गर्मी बढ़ेगा तो सारे एसी चलेगी। क्या लिखा बोलो? ए लायबिलिटी इज एन, अंडरलाइन कर दो, ऑब्लिगेशन वर्ड अगर नहीं लिखे एग्जाम में मार्क्स कटेगा। ए लायबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन। क्या लिखा? which will be settled by outflow of resources।
अब आप लोग जितना भी चीज बोल रहे थे लायबिलिटी के बारे में, आप देखिए इस डेफिनेशन से आपका सारा बात आ गया होगा। आपने बोला पैसा देना है, हाँ तो देना है, ऑब्लिगेशन है, देना है। पैसा देना है तो रिसोर्स है, पैसा इज ए रिसोर्स। तो आपका सारा बात इस डेफिनेशन में आ गया। अब नीचे लिखो, पैरा चेंज करो और लिखो, ए लायबिलिटी is recognized when both the following conditions are fulfilled. When both the following conditions are fulfilled. नीचे लिखो रोमन 1, it is probable that the entity will, it is probable, देखिए वहां पे भी it is probable था, वहां पे भी दी एंटिटी था, बस वहां पे आने का बात था, यहां जाने का बात होगा। इट इज प्रोबेबल दैट द एंटिटी विल सेटल द ऑब्लिगेशन ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस। इजी है, सेम लाइन है तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। हाँ, रोमन 2, इट्स अमाउंट कैन बी मेजर्ड। कॉस्ट की जगह यहां पे अमाउंट वर्ड यूज किया गया, इट्स अमाउंट कैन बी मेजर्ड। बस क्लोज, ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, कल प्रोविजन का नोट आ गया था क्या? कल प्रोविजन का नोट आ गया था क्या? प्रोविजन कभी लायबिलिटी होता है? तुरंत हाँ ना मत बोलना, आराम से सोच के बोलना। क्या ऐसा कोई प्रोविजन होता है जो लायबिलिटी होता है? सर बिल्कुल होता है। नॉर्मल लायबिलिटी और प्रोविजन वाली लायबिलिटी में क्या फर्क होता है? नॉर्मल लायबिलिटी में अमाउंट पता होता है, एस्टिमेट नहीं करना होता। प्रोविजन वाली लायबिलिटी में एस्टिमेट से अमाउंट को हम लोग पता करते हैं, वो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं भी हो सकता है। ये डिस्कशन हो गया था ना, और ये कॉपी में लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट पैरा, एक ब्रेक ले लेते हैं, 1.5 घंटा हो गया। 1 hour 15 minutes के आसपास मेरे को बोल दिया करो प्लीज। 1 hour 15 minutes के आसपास बोल दिया करो कि सर ब्रेक लेना है। चलो मिलते हैं 10 मिनट में।